Okay, good morning class. Today we'll start with the transcription. So replication हमने पढ़ लिया है, so अब transcription start करते हैं. So transcription, it is synthesis of RNA. Process is selective. It is unidirectional process. At one time only one strand act as a template. एक टाइम पे केवल एक ही strand template की तरह act करता है. इट इज प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस. ये प्राइमर पे डिपेंड नहीं करता. हेलिकेज इंडिपेंडेंट प्रोसेस. नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड आरएनए पॉलीमरेज मीडिएटेड. रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है. और ये हम किससे ले रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई. अब जो मेन एंजाइम है इसका वो है आरएनए पॉलीमरेज. अब आरएनए पॉलीमरेज अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यानी आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिसमें हम यू बैक्टीरिया को लेकर के चलते हैं तो उसमें अगर हम आरएनए पॉलीमरेज देखें तो वो दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? एक होता है टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट. जो टेम्पलेट डिपेंडेंट है वो फर्दर डीएनए एज टेम्पलेट, जहां पे डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करे या फिर दूसरा आरएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करे. तो जब डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या डीडीआरपी. जब आरएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या हम इसको ये भी बोल देते हैं एक तरीके से आरएनए रेप्लिकेज. ठीक है, आरडीआरपी. दूसरा हम लेते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट. वो पता ही है आप लोगों को, पोली ए पॉलीमरेज, जो हम नेक्स्ट जो हमने पढ़ा भी है और आगे पढ़ेंगे कि पोली ए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करता है. उसके बाद है कि ये डीएनए है बैक्टीरियोफाज. तो किस तरीके से, जहां पे आप ये देखिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, अब आरएनए में कन्वर्ट होना है तो कैसे? डीडीआरपी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने इसको आरएनए में कन्वर्ट कर दिया. और जहां पे डायरेक्टली आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है तो वहां पे क्या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने मैसेंजर आरएनए बना दिया. आरएनए था, आरएनए से दोबारा क्या बना दिया? मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है. मैसेंजर आरएनए एक्टिव फॉर्म में जो कि आगे कोड करेगा अमाइनो एसिड्स के लिए. अब हम देखते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किस किस तरीके के होते हैं. अब जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो पहले आता है आर्के बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया. अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो इट इज सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. वहीं यू बैक्टीरिया में क्या है? सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. सेम यहां पे क्या है? मल्टी सब यूनिट है, यहां पे भी मल्टी सब यूनिट है. यहां पे क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए, और यहां पे रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए. सेम वही बात है. अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज दो होते हैं. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज, ये 5 टाइप्स की होती हैं. ये होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये भी मल्टी सब यूनिट होती हैं एंजाइम. उसके बाद ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ऑर्गेनेली आरएनए पॉलीमरेज. अब ऑर्गेनेलीज में भी दो हैं, एक प्लांट्स में है, एक एनिमल. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो क्या है? सिंगल टाइप होता है आरएनए पॉलीमरेज, डायमरिक नेचर का होता है, हेट्रोडाइमर होता है. 1 सब यूनिट आउट ऑफ 2 इज सिमिलर टू 2,7 आरएनए पॉलीमरेज. सेकेंड सब यूनिट सिमिलर टू सिग्मा फैक्टर. वहीं अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वहां पे. एक होता है मोनोमरिक, दूसरा होता है मल्टीमरिक. जो मोनोमरिक है वो एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन सिमिलर टू 2,7 आरएनए पॉलीमरेज, और जो मल्टी न्यूमेरिक है वो सिमिलर टू यू बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज. जो यू बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज हैं उसके जो सब यूनिट्स होते हैं अल्फा, बीटा, बीटा, ओमेगा और सिग्मा. ठीक है, इनमें से ये 3 जो हैं
ये तो कोड करते हैं एनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट जीन, बट जो सिग्मा है वाला जो है वो सिग्मा एनकोड करता है न्यूक्लियर जीन। अब हम देखते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यू बैक्टीरिया या ई कोलाई के केस में अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज उसके ये सब यूनिट्स हैं या उसके पार्ट्स हैं अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये अप एलिमेंट के लिए तरह काम करता है। ये एक प्रमोटर रिकॉग्निशन करता है, जब प्रमोटर है उसका रिकॉग्निशन करता है। और दूसरा क्या फंक्शन है? रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा बी डैश बिहेव एज अ कैटालिटिक सेंटर या रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के लिए क्या करेगा? ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है ओमेगा। ओमेगा क्या है? असेंबली ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये फर्दर असेंबली कराती है सभी कॉम्प्लेक्स की। और सिग्मा जो है आपका, ये क्या है? द चेंज इन सिग्मा विल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जनरल फंक्शन क्या है इसका भी? प्रमोटर रिकॉग्निशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, यही कराता है। सिग्मा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके डिफरेंट पार्ट या हम टाइप्स बोल सकते हैं, सिग्मा 28, सिग्मा 32, सिग्मा 54, सिग्मा 70। बाय डिफॉल्ट अगर किसी में नहीं होता है तो हम सिग्मा 70 ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट बिटवीन करते हैं आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन पढ़ा उसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज हुआ। उसके बाद अब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। तो सबसे पहले इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं? आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन। वहीं डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? रेप्लिकेशन। आरएनए पॉलीमरेज का है मेड अप ऑफ 6 सब यूनिट्स, वहीं पर डीएनए पॉलीमरेज मेड अप ऑफ 10 सब यूनिट्स। इसकी बाइंडिंग प्रमोटर रीजन पे होती है, इसकी बाइंडिंग रेप्लिकेशन रीजन पे होती है। इट बाइंड्स टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वहीं इट बाइंड्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। पॉलीमराइजेशन इसकी जो डायरेक्शन होती है 5' to 3', इसकी भी सेम होती है। देन 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट, बट ध्यान रहे डीएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट है। पॉलीमराइजेशन रेट इसकी अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, जबकि इसकी क्या है? 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और यहां पर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। डीएनए पॉलीमरेज का तो पहले भी हमने बताया था। उसके बाद अब देखिए प्राइमर इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो क्या वहां पे जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। बट प्राइमर डिपेंडेंट, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर डिपेंडेंट था, वो क्या यूज करता था? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इट इज प्राइमर इंडिपेंडेंट। अब देखेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज या न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज। ये कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 4, पॉलीमरेज 5। अब ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट है ये अल्फा एमनिशिन है। इट इज साइक्लिक ओक्टापेप्टाइड, अ फंगल प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एमनेशिया फाइलोइड। ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसिटिव। तो ये जो है अल्फा एमनिशिन इनसेंसिटिव है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए 28S, 5.8S, 18S। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीमरेज 4th और 5th। ये होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ siRNA। और जहां पे पॉलीमरेज 5th है इट इज इन्वॉल्व इन siRNA मीडिएटेड मिथाइलेशन। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से इनका प्रोसीजर है वो बताया हुआ है कि ये है जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये पॉलीमरेज 5th आया, आरएनए बनाया, फिर ये क्या करता है? आइडेंटिफाइज इट्स टारगेट साइट। सपोज यहां इसके टारगेट साइट है ऑन डीएनए, तो हेयर मिथाइलेशन विल बी डन, तो यहां पे मिथाइलेशन हो जाएगी।
उसके बाद अब हम करते हैं पॉलीमरेज सेकेंड। पॉलीमरेज सेकेंड क्या है? ये अल्फा एमिनेशन सेंसिटिव है। ठीक है भाई, कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ mRNA, मोस्ट ऑफ snRNA, miRNA और लाइन, लॉन्ग इंटरप्रेस न्यूक्लियर एलिमेंट। उसके बाद पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या है? अल्फा एमिनेशन सेंसिटिविटी इज स्पीशीज स्पेसिफिक। इसके अंदर जो है अल्फा एमिनेशन सेंसिटिव है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ tRNA, siRNA एंड मोस्ट नॉन कोडिंग rRNA और ssrRNA। सो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? बहुत ज्यादा tRNA के लिए, siRNA के लिए, सिंथेसिस के लिए, एंड मोस्ट ऑफ नॉन कोडिंग जो rRNA है, नॉन कोडिंग जो RNA है या ssRNA है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बोलते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, किसको बोलते हैं कि हम ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। जैसे कि अगर ये है कोई स्ट्रैंड, हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड या डीएनए स्ट्रैंड लिया है, ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट यहां होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है। तो यहां से जो इनिशिएशन साइट है और टर्मिनेशन साइट है, वहां से लेकर के वहां तक को हम एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम डिटेल्ड में, अगर इसको हम डिटेल्ड में देखें तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं वो देखिए। आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेसिविटी इज मोर देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये कहता है, ये भी एक डिफरेंस है। देखिए आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी ज्यादा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से। अब अगर हम देखें तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम तो 5 प्राइम, यहां पे +1 जो है ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट साइट है। ठीक है, यहां पे क्या है? प्यूरिन्स हैं, AG या DC। ठीक है, अगर जो हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है वहां से अगर हम राइट की तरफ जाएं तो सारा डाउनस्ट्रीम एलिमेंट कहलाता है। अगर हम वहां से पूरा लेफ्ट की तरफ जाएं तो सारा अपस्ट्रीम एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, इसलिए हमने -1 -2 और यहाँ पे +1 +2 बोला है। दूसरा, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारा पूरा सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड है उसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस। या तो हम इसको बोले सेंस, इसको बोले एंटी सेंस, या इसको बोले कोडिंग, इसको बोले टेम्पलेट। तो जो मूवमेंट है आरएनए पॉलीमरेज की वो इस तरीके से होती है। देखिए, मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में, यानी आरएनए पॉलीमरेज मूव्ड अलोंग डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करता है आरएनए पॉलीमरेज। अब देखेंगे कि टेम्पलेट, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन बताई हुई है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ अब बताया हुआ है बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड इट्स डायरेक्शन विल डिसाइड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये से कहते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? तो कह रहे हैं बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड इट्स डायरेक्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड होना और उसकी डायरेक्शन वो डिसाइड करती है कि कौन होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्योंकि मान लो आरएनए पॉलीमरेज किस भी डायरेक्शन में अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है और जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगी तभी वो डिसाइड करेगी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है। अब आती है बात प्रमोटर पे। अब प्रमोटर होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रमोटर। प्रमोटर वो एलिमेंट होगा जहां से कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसका सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, फिर बाइंड करता है, फिर आगे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ये क्या है? ये एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग सीक्वेंस है। इट इज अ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से, फिर वो बाइंड करता है बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। किसमें? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्लस बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेंगे।
जबकि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सीधा बाइंड करता है, उसमें बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती। और ये है क्या एक्चुअली? इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। इट्स नेचर इज सिस एक्टिंग। इसका नेचर सिस एक्टिंग मतलब साथ वाले के लिए। सिस होता है कि ट्रांस अपोजिट वाले के लिए। जैसे कि अगर मैंने कहा ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये प्रमोटर है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो ये क्या है? सिस एक्टिंग के लिए है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और इसका नेचर क्या है? ये एक सिस एक्टिंग है। उसके बाद कहता है पोजीशन डिपेंडेंट। पोजीशन डिपेंडेंट है, ठीक है, इट इज पोजीशन डिपेंडेंट। उसके बाद ओरिएंटेशन डिपेंडेंट। ओरिएंटेशन डिपेंडेंट भी है, मतलब कि उसका सीक्वेंस होगा एक, जैसे कि इन्होंने बताया है उसका सीक्वेंस है ATCGAT, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस तो है तो ये बाइंड कर जाएगा। अगर इस सीक्वेंस में थोड़ा भी चेंज होता है तो बाइंडिंग नहीं होगी, बाइंडिंग हॉल्ट हो जाएगी। लोकेशन नियर ट्रांसक्रिप्शन साइट। तो प्रमोटर की लोकेशन कहां है? ट्रांसक्रिप्शन साइट पे है। तो यानी ध्यान से देखेंगे कि प्रमोटर एक बार की है क्या? ये एक आरएनए बाइंडिंग सीक्वेंस है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर को और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। आरएनए पॉलीमरेज बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं यूकैरियोट के केस में, और आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली बाइंड करता है प्रोकैरियोटिक के केस में। ये है क्या? ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इसका नेचर जो है वो एक सिस एक्टिंग है, पोजीशन डिपेंडेंट है, ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है। इसका सीक्वेंस है ATCGAT। अगर ये सीक्वेंस है तो ये बाइंड करेगा, नहीं तो ये बाइंड नहीं करेगा। इसकी लोकेशन कहां होती है? नियर ट्रांसक्रिप्शन साइट पे इसकी लोकेशन होती है। अब प्रमोटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रमोटर कैन बी स्ट्रॉन्ग, प्रमोटर कैन बी वीक, ठीक है। अब ये जो टर्म हम बोलते हैं कि प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है या प्रमोटर वीक है, ये हम किस रिगार्डिंग में बोलते हैं? ठीक है, अगर तो बाइंडिंग एफिनिटी आरएनए पॉलीमरेज की हाई है तो प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, और अगर बाइंडिंग एफिनिटी हाई है, ठीक है, अगर बाइंडिंग एफिनिटी आरएनए पॉलीमरेज की हाई है प्रमोटर के साथ, तो हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की रेट जो है वो भी हाई होगी, यानी अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट विल बी लार्ज, यानी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो भी ज्यादा होगी। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज की प्रमोटर से बाइंडिंग एफिनिटी बहुत हाई है, और अगर उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत हाई है तो उस केस में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का रेट भी बहुत हाई होगा, और अगर ट्रांसक्रिप्शन का रेट बहुत हाई है तो अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जो बनेंगे वो भी बहुत ज्यादा बनेंगे। उसी केस में अगर हम ये बात करते हैं कि वीक प्रमोटर है ना, अगर हम कहते हैं कि वीक है प्रमोटर, तो इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग एफिनिटी आरएनए पॉलीमरेज की वो बहुत लो है प्रमोटर से, तो उस केस में प्रमोटर बहुत वीक है। उसमें क्या होगा? लो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसमें ट्रांसक्रिप्शन लो रेट में होगा, और अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जो बनेंगे वो भी बहुत कम बनेंगे। इसी केस में अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, अभी हमने आपको बताया था कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड कर रहे हैं यूकैरियोटिक के केस में। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्चुअली जो प्रमोटर है वो वीक होता है, और यूकैरियोट के केस में केवल आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है। वो आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ क्यों बाइंड कर रहा है? क्योंकि वहां पर एक्चुअली जो प्रमोटर है वो स्ट्रांग है, उसको कोई और फैक्टर्स नहीं चाहिए। जबकि यूकैरियोटिक के केस में प्रमोटर्स वीक हैं, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स बाइंड करते हैं
जैसे कि हम बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड कर बोल रहे थे। उसके बाद अगर आप बात करें को एक्टिवेटर्स बाइंड करते हैं, एनहांसर्स बाइंड करते हैं, ताकि जो है एक मीडियम लेवल में ट्रांसक्रिप्ट जो है वो बन सके, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है सेल को उस प्रोडक्ट की, वो उतने ट्रांसक्रिप्ट बना सकें, उतने अमाइनो एसिड्स आगे जाके प्रोटीन्स बन सकें। तो यूकैरियोटिक के केस में बहुत सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में। बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम डिटेल्स में। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बाइंड करते हैं। तो अगर अब ये हमें समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बोले कि प्रमोटर स्ट्रांग है तो उसके क्या मायने हैं, और प्रमोटर वीक है तो उसके क्या मायने हैं। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस हायर रेट और लोअर रेट डिपेंड्स ऑन एफिनिटी ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग टू आरएनए। कहते हैं वहीं पे अगर हम ये बोलें कि ट्रांसलेशन प्रोसेस हायर रेट पे हो रही है या लोअर रेट पे हो रही है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है एफिनिटी ऑफ राइबोसोम बाइंडिंग टू आरएनए। मतलब राइबोसोम की क्या एफिनिटी है आरएनए से बाइंड करने की, उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो हायर रेट पे चल रही है या लोअर रेट पे चल रही है। ठीक है, मतलब प्रमोटर के बेस पे हम ट्रांसक्रिप्शन को लेते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग या वीक बोले तो किस लिए? हम बाइंडिंग एफिनिटी देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। यहां पर अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन के केस में हम किसकी बाइंडिंग एफिनिटी देखेंगे? राइबोसोम की बाइंडिंग एफिनिटी देखेंगे आरएनए से। ठीक है, अगर हम राइबोसोम की बाइंडिंग एफिनिटी देखते हैं आरएनए से तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस हायर रेट से हो रही है या लोअर रेट से हो रही है। अगर तो बाइंडिंग एफिनिटी स्ट्रांग है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हायर रेट से होगी। अगर जो बाइंडिंग एफिनिटी वीक है तो जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस लोअर रेट से होगी। अब यहां पे वही बात बता रखी कि इन प्रोकैरियोट मोस्टली प्रमोटर्स आर स्ट्रांग, जो मैंने अभी बता दिया था, एंड इन यूकैरियोट्स मेनली प्रमोटर्स वीक होते हैं। कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है प्रमोटर स्ट्रांग होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर प्रमोटर वीक होते हैं। इसलिए अभी मैंने बताया कि उसमें जो है यूकैरियोट के केस में आपको बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जनरल बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक्स था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। कल से हम डिटेल में फिर अब आगे और पढ़ेंगे। सो दिस इज फॉर ऑल नाउ टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।